मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स में हम बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। सन 1913 में नील्स बोहर ने प्लांक का सिद्धांत का उपयोग करके एक परमाणु मॉडल दिया और अपने मॉडल को निम्नलिखित अभिग्रहों के रूप में प्रस्तुत किया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। इन कक्षों को, जिन्हें कि हम कक्ष या कोश कहते हैं, जिन्हें कि हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और n जो है इसका मान n बराबर 1, 2, 3 और अनंत तक हो सकता है, जिन्हें कि हम क्रमशः K, L, M, N ऑर्बिट के नाम से भी पुकारते हैं। n के मान के बढ़ने के साथ साथ नाभिक से दूरी और ऊर्जा दोनों के मान बढ़ते जाते हैं, अतः इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। सेकंड अभिग्रह है, इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण हेतु असंख्य संभव कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो क्वांटम शर्तों को संतुष्ट करती है, यानी कि उन कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग mvr जो है कोणीय संवेग mvr nh/2π के बराबर का बहुसमाकलन होना चाहिए, यानी कि mvr nh/2π का बहुसमाकलन होना चाहिए, यानी कोणीय संवेग जो है h/2π का बहुसमाकलन हो। यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है होते हैं। तो यहाँ पर m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है, r वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है, n एक पूर्णांक है जो कक्षा का क्रमांक दर्शाता है, और इसको हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। वे कक्षाएं जिनके लिए समीकरण 1 लागू होती है, बोर की स्थायी अवस्थाएं स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। इनकी निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन्हें हम ऊर्जा तल भी कहते हैं। किसी निश्चित कक्ष या कोश में घूमते रहने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। यदि वह उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाए तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और जबकि इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा जो कि डेल्टा ई के बराबर होती है, उसका मान दोनों कोशों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, यानी डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। पांचवा है, परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं और इसका मान डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू hc/λ के बराबर होता है। एक कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, जिन्हें कि हम अपकेंद्रण बल जो कि बाहर की ओर कार्य करता है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है, जिसका कि मान mv²/r के बराबर होगा, जबकि नाभिक जो है इसकी ओर जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है उसे हम नाभिकीय आकर्षण बल कहेंगे, जो कि नाभिक की ओर लगता है, जिसका कि मान Ze²/r² के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस वृत्ताकार पथ में गति करता है।
जब ये दोनों बल बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर गति करता रहता है। ये चित्र जो है वृत्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को बताता है। ऊपर वर्णित बोर के अभिग्रहितों को हाइड्रोजन परमाणु या इसके समान परमाणुओं जैसे हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, बेरिलियम 3 प्लस आयन यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाय के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं ये हम बता रहे हैं। तो पहला है वृत्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। पहला नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य वैद्युत आकर्षण बल जो कि kZe²/r² के बराबर होगा। यहाँ पर k जो है ऑर्बिट को दर्शाता है, यानी कि पहले ऑर्बिट को दर्शाता है। दूसरा है अपकेंद्रण बल mv²/r के बराबर है। जब नाभिकीय आकर्षण बल और अपकेंद्रण बल बराबर होगा तो kZe²/r² mv²/r या हम Ze²/r mv², जब k बराबर 1 है तो mvr nh/2 तो r n²h²4π² me²z n²z यहाँ पर a0 जो है वो बराबर है h²4π² me², और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0.529 इंटू 10⁻⁻8 के बराबर सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। यदि हम इसमें h² की वैल्यू रखें 4π² और me की वैल्यू मतलब पाई की वैल्यू, m की वैल्यू और e की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखें तो हमें a का मान प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर h बराबर अगर हम 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 3.14² m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 और इंटू यहाँ पर भी इंटू e² बराबर 4.80 इंटू 10⁻⁻10 -10 है। ये इसका स्क्वायर रखें तो ये जो वैल्यू आती है 0.529 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आती है, जो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। और इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। अगर n बराबर 1 है और z बराबर 1 है तो r इज़ प्रोपोर्शनल टू n² होगा। तो किसी भी परमाणु के लिए n का मान बढ़ने से उसकी त्रिज्या का मान बढ़ता है, और इसी प्रकार से
nवें बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग v इक्वल्स टू 4πe² इंटू जेड अपॉन एन के बराबर होगा, और यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो कक्षों में विद्यमान ऊर्जा को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी -Ze² प्लस 1/2 mv²। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा E है बराबर -2π, यहाँ पर R की वैल्यू रखने पर और V की वैल्यू हम रख देंगे तो हमें ये नई इक्वेशन मिलेगी। तो -2π² me4z² बराबर -1/n² 2π² me4z² के बराबर होगा, यानी कि E जो है प्रोपोर्शनल टू -1/n² के बराबर होगा। और बोर के अनुसार डेल्टा E इक्वल्स टू En2 - En1। तो डेल्टा E इक्वल्स टू 2π² me4z² अपॉन h² 1/n1² माइनस 1/n2² ब्रैकेट क्लोज। तो 1/λ इक्वल्स टू 2π² me4z² अपॉन CH3। यहाँ पर जो है E इक्वल टू h न्यू के बराबर है और न्यू बराबर c/λ। यहाँ पर E बराबर होता है h न्यू है, तो ये बराबर हो गया h c/λ के। तो इस तरीके से इसको वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो 1/λ इक्वल्स टू c नीचे आ जाएगा और h भी नीचे आ जाएगा। तो 2π² me4z² अपॉन CH3 1/n1² माइनस 1/n2² ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ पर z इक्वल टू 1 है तो 1/λ इक्वल्स टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर जो RH है ये रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, यानी इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और ये इसकी वैल्यू 109739 सेंटीमीटर माइनस 1 होती है और इसका प्रायोगिक मान 109678 सेंटीमीटर माइनस 1 होता है, जो कि प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं। तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा तलों में, या हम कहें कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम बाय बोहर मॉडल ऑफ एटम के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं, स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में अथवा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्रमशः ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन विकिरणों के रूप में होता है। चूँकि विकिरण किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं, अतः स्पेक्ट्रम सतत न होकर असतत रहता है। ये जैसे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाए तो इलेक्ट्रॉन की बामर श्रेणी जो है हमें, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए तो स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने कि आपने पहले भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन जो है अगर 3 से कक्षा 2 में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 के बराबर होती है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि
कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नाभिक है, ये नाभि है। तो यहाँ पर इसके चारों ओर विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये दूसरी कक्षा है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ है सपोज, तो ये वाला 1 है, n बराबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में, हर कक्षा ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में आएगा, तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो हमें इसकी लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। यानी कि इसके लिए लाइमन श्रेणी के लिए ये है लाइमन श्रेणी, और इसमें हम इस डायरेक्शन में स्पेक्ट्रम का अल्ट्रा वायलेट रीजन है और इस डायरेक्शन में जो है IR रीजन है। इसके अलावा जब यानी कि यहाँ पर N1 इक्वल टू जो है रिडबर्ग, ये जो उसके लिए 1 है, और N2 जो है वो 2, 3, 4, 5, यानी लाइमन श्रेणी जो है वो UV रीजन में हमें मिलेगी। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में आता है, यानी n बराबर 2 में आता है, तो हम इसको बता सकते हैं ये इस तरीके से। तो हमें इसके बाहर भी अगर और भी ऑर्बिटल हो इस तरीके से, तो हमें इसकी बामर श्रेणी प्राप्त होगी, जो कि ये बामर श्रेणी, जिसके लिए N1 इक्वल्स टू 2 और N2 इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकती है। फिर इसके पश्चात थर्ड वाला जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन यानी थर्ड वाला में आएगा, तो हमें पार्शियल श्रेणी प्राप्त होगी, जिसके लिए N1 इक्वल टू 3 और N2 बराबर 4, 5, 6 होगा। फिर इसी तरीके से फोर्थ से, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से फोर्थ में आएंगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो पूर्ण श्रेणी हमें प्राप्त होगी, ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी, फिर उसके बाद में फंड श्रेणी प्राप्त होगी। यानी कि, और ये जो सब पार्शियल, ब्रैकेट और फंड, ये श्रेणी जो है वाले जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होंगे,
वो हमें अवरक्त रीजन में प्राप्त होते हैं, जबकि वामन श्रेणी वाले जो है हमें विजिबल रीजन में प्राप्त होते हैं, जबकि लाइमन श्रेणी वाले यूवी रीजन में प्राप्त होते हैं। तो यानी कि लाइमन श्रेणी से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम हो गए उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद कम होती चली जाएगी, और इस तरीके से हमें ये स्पेक्ट्रा प्राप्त बोर मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नाभिक के द्रव्यमान, इसके बाद में हम देखते हैं नाभिक के द्रव्यमान के बारे में सुधार। यहाँ पर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भारी परमाणुओं में, लेकिन हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नाभिक भी जो है वो स्थिर नहीं रहता। यानी कि हम कह सकते हैं कि बोर सिद्धांत में नाभिक तो स्थिर है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह तभी संभव है जबकि नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो, लेकिन नाभिक के एक निश्चित द्रव्यमान के कारण नाभिक व इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अतः द्रव्यमान m के स्थान पर परमाणु का रिड्यूस सामान्य द्रव्यमान म्यू लिखने पर म्यू इक्वल टू एम पी एम इंटू एम ई अपॉन एम पी प्लस एम ई, यानी कि जो न्यूक्लियस है जिसमें कि उसका द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर एम पी जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और एम ई जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो डेल्टा ई बराबर जो है आई के बराबर जब होगी, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जब ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता है, परमाणु ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से यानी कि n बराबर 1 से उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता है। तो ऊर्जा की वह मात्रा जो इसकी निम्नतम अवस्था से अनंत दूरी तक ले जाने में अर्थात परमाणु को आयन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम आयनन विभव कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान जो है, यानी कि हम कह रहे हैं कि n1 बराबर 1, यानी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक n2 बराबर इनफाइनाइट है, तो जो ऊर्जा होगी वो की आवश्यकता होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। और इसका मान 21.81 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, यानी कि 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि इसके लिए प्राप्त प्रायोगिक मान जो है 21.75 इंटू 10⁻⁻19 जूल या 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो बोर सिद्धांत से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की परिशुद्धता के बारे में हम जान सकते हैं, और क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा भी इस सूत्र को बाद में ज्ञात किया गया था। तो बोर सिद्धांत की कमियां, हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या को इस परमाणु मॉडल से किया जा सकता है। h/2π का समाकलन क्यों होना चाहिए? थर्ड है, इसे केवल कणीय प्रकृति के आधार पर समझाया गया है। पांचवा है, उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर ही स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। पांचवा है, भारी परमाणुओं के आयनन विभव वह नहीं होते जो कि इस मॉडल से प्राप्त होते हैं। जीवान प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं दिखाई देती हैं, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्टार्क प्रभाव जो होता है उसको नहीं समझाया जा सका। और हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति और स्थिति दोनों एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती हैं,
जबकि बोर ने इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षा में ऊर्जा भी निश्चित कर दी, जो कि अनिश्चितता के सिद्धांत के विपरीत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।